आज की तारीख में तो संविधान पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, आज़ादी पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण हस्तियों का तो यहाँ तक कहना है कि आज़ादी हमें 47 में मिली ही नहीं। वो तो कह रहे हैं आज़ादी तो मिली जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। ये कहेंगे हमें आज़ादी मिली नहीं थी, आज़ादी मिलेगी जब हम राम धुन गाएंगे और मंदिरों में जाके पूजा करेंगे। तो मंदिरों में तो हमने देखा है अपने सेवा काल में कि दलितों को तो कई मंदिरों में जाने नहीं दिया जाता था। ये संविधान है जिसने उसके अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को खत्म किया गया। नमस्कार, वर्णिका हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष सारंग। साथियों, आज देश में दो विपरीत विचारधाराओं के बीच लड़ाई चल रही है और यह लड़ाई धीरे धीरे तेज होती जा रही है। एक धारा है जिसके एजेंडे में है राम, कृष्ण, मंदिर, मस्जिद, सनातन धर्म, और दूसरी विचारधारा के साथ है, उसके एजेंडे में है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, आरक्षण और कास्ट सेंसस। पिछले लोकसभा चुनाव से जो संविधान की रक्षा का एजेंडा आगे बढ़ा है, वो आगे बढ़ता ही जा रहा है। संविधान आज तमाम डिबेट के केंद्र में है। इस महीने की 18 तारीख को पटना के बापू सभागार में संविधान सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसको लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने संबोधित किया। और एक तरह से देखें तो संविधान पर जो प्रहार हो रहे हैं, जो संविधान पर हमले हो रहे हैं, उसको लेकर राहुल गांधी लगातार हमलावर हैं। बल्कि संविधान की रक्षा को लेकर वे लगातार बोल रहे हैं, वे लगातार कार्यक्रमों में जा रहे हैं। हालांकि पटना के कार्यक्रम में उन्होंने एक गलती कर दी। बिहार के सेंसस को, कास्ट सेंसस को उन्होंने फेक बता दिया। यह उनका ब्लंडर है। लेकिन आज के दौर में जब पूरा बहुजन समाज के सारे नेता चुप हैं, सब कुछ मूक दर्शक देख रहे हैं कि कैसे लोकतंत्र और संविधान पर हमले बढ़ रहे हैं, उस दौर में राहुल गांधी का लगातार सामाजिक न्याय, संविधान और जाति जनगणना के पक्ष में बोलना इस नैरेटिव को, इस धारा की लड़ाई को आगे बढ़ा रहा है। हम बात कर रहे हैं कल 18 तारीख को ही पटना में पूर्व आईएएस, रिटायर्ड आईएएस व्यास जी भी एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उस कार्यक्रम का नाम था शिक्षाग्रह। उस कार्यक्रम में व्यास जी ने जो संविधान को लेकर जो बातें कहीं, जो वर्तमान सरकार के संविधान विरोधी एजेंडे को पर जो प्रहार किया, वह सुनने लायक है। आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव पद पर रहे हैं और लंबे समय तक काम किया है। नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी रहे हैं। तो आइए व्यास जी को सुनते हैं कि कैसे उन्होंने वर्तमान मोदी सरकार पर बिना नाम लिए हुए प्रहार किया है और संविधान के पक्ष में खुलकर अपनी बातें रखी हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि अशिक्षित रह जाना सबसे बड़ा डिजास्टर है। इट्स ए ग्रेट डिजास्टर फॉर द पीपल हु आर अनएजुकेटेड। और जो हमारे गांव से बच्चे आए हुए हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, इसमें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते, वे इस बात को जानते हैं कि हमारे सरकारी स्कूलों का सिस्टम किस प्रकार से उस डिजास्टर को एक्सलरेट करता है, बढ़ाता है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल यहाँ पर भी करें और उस डिजास्टर को रोकने के लिए, प्रिवेंशन के लिए और एक तैयारी के साथ, प्रिपेयर्डनेस के साथ हम रिस्पॉन्स करें, जो सब डिजास्टर मैनेजमेंट के वर्ड्स हैं। क्योंकि यदि हम नहीं करते तो हम अपनी सभ्यता के साथ अन्याय करते हैं। इक्विटी पे बात हो रही है, मैं संविधान की चर्चा करना चाहूँगा। हमारे भारत का संविधान, आज की तारीख में तो संविधान पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, आज़ादी पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण हस्तियों का तो यहाँ तक कहना है कि आज़ादी हमें 47 में मिली ही नहीं। वो तो कह रहे हैं आज़ादी तो मिली जब
राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। अब इक्विटी की बात यहाँ पे खत्म हो जाती है, क्योंकि संविधान हमें, जो आज़ादी के बाद संविधान बना था, वो हमें समानता का अधिकार देता है, राइट टू इक्वलिटी। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉज एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो जो भी कानून बने हैं जो समानता देते हैं, समानता से इक्विटी आती है, इक्विटी का मतलब होता है समानता। तो जो समानता की मूल भावना को ही, स्वतंत्रता की मूल भावना को ही, न्याय की मूल भावना को ही, बंधुत्व की मूल भावना को ही जब हम नकारने लगेंगे, कहेंगे हमें आज़ादी मिली नहीं थी, आज़ादी मिलेगी जब हम रामधुन गाएंगे और मंदिरों में जाके पूजा करेंगे। तो मंदिरों में तो हमने देखा है अपने सेवा काल में कि दलितों को तो कई मंदिरों में जाने नहीं दिया जाता था। ये संविधान है जिसने, उसके अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को खत्म किया गया। अब तभी हमें समानता मिल पाएगी। अनटचेबिलिटी को खत्म किया गया, जो हजारों हजार साल से इस देश के एक बहुत बड़े वर्ग को जीवन के मूलभूत अधिकारों से महरूम रखे हुए था। तो इसलिए मित्रों, आज की तारीख में जो आप बैठे हुए हैं, केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही बात करके और हम इक्विटी की बात नहीं कर सकते। हमें संविधान के बारे में बात करना पड़ेगा, हमें आज़ादी के बारे में बात करना पड़ेगा, वरना यह तो आज़ादी को पुनर्परिभाषित करने की कोशिशें की जा रही हैं। एक अभिनेत्री ने कहा कि 2014 से देश आज़ाद हुआ। अभिनेत्री थी, उसकी बात पे बहुत तवज्जो नहीं दी जा सकती थी, उसका अपना क्षेत्र अलग था। लेकिन अब जो बात कही जा रही है और टेलीविज़न में बहसें हो रही हैं इस पर, ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है। और आप सभी जो यहाँ बैठे हुए हैं शायद इस विषय पर विचार करेंगे, क्योंकि समानता के मूल अवधारणा पर ही, कॉन्सेप्ट पर ही इस तरह के बहसें, इस तरह के विमर्श हमलावर हो गए हैं। क्योंकि संविधान खत्म होगा तो फिर अनुच्छेद 41 में शिक्षा के अधिकार की बात कहाँ से आएगी? संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 41 शिक्षा के अधिकार की भी बात करता है, कि भी मैंने कहा अन्य अधिकारों को भी चर्चा करता है। क्योंकि शिक्षा का अधिकार हर बच्चे का अधिकार है, और शिक्षा अधिकार केवल 14 साल तक के बच्चों के लिए नहीं है। उसके लिए तो अनुच्छेद 45 में कहा ही गया, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात। और अब तो हमने फंडामेंटल राइट्स के 21A में उसको डाल दिया हुआ है। कल एन सिन्हा इंस्टीट्यूट में इस पर भी चर्चा है कि उसका भी पूरी तरह से पालन हो रहा है कि नहीं, वो बात की बात है। लेकिन अगर कुठाराघात होगा, कि संविधान पे कुठाराघात होगा, आज़ादी नहीं मिली तो मनुस्मृति पर यदि संविधान बनाया जाएगा, तब तो फिर इक्विटी की बात करना बेकार हो जाएगा। और शिक्षाविदों को भी इस चीज़ पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि आने वाले समय में चुनौतियाँ केवल यही नहीं है कि बच्चों को स्कूलों में लाया जाए, इनरोलमेंट बढ़ाया जाए, रिटेंशन बढ़ाया जाए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटेटिव एजुकेशन की जाए। तो यही नहीं रह गया। यही नहीं रह गया कि देश में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे आम जनता के बच्चे, आम लोग नहीं जा सकते। वो गैप, वो खाई, इतनी बड़ी खाई है। मैंने तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। हम एक बहुत ही सामान्य परिवार के रहने वाले लोग रहे हैं, लोअर मिडिल क्लास, गांव के रहने वाले, इसलिए शिक्षा पा सके कि शिक्षा महंगी नहीं थी। अब तो उसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ज्ञात हुआ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने के बाद से, कि फीस इतनी बढ़ा दी गई है कि सामान्य घरों के बच्चे उस शिक्षा से महरूम रह जाएंगे। मामला कोई प्राइमरी एजुकेशन या मिडिल लेवल के एजुकेशन का, स्कूल एजुकेशन का नहीं रहा, विश्वविद्यालय की शिक्षा, जो मैनेजमेंट की शिक्षा, जो टेक्नोलॉजी की शिक्षा, इतनी महंगी शिक्षा है कि राइट टू एजुकेशन की बात करना बेमानी हो जाता है। मैं मानता हूं इस बात को कि राइट टू एजुकेशन का मतलब वही समानता है जो आर्टिकल 14 के तहत कही गई, जो संविधान के तहत किया गया। और जिस बच्चे को जिस तरह का एटीट्यूड है, जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है, राज्य को उसकी व्यवस्था करनी चाहिए।
चूँकि बहुत बड़े विद्वान और बहुत बड़े अनुभवी लोग मौजूद हैं, इसलिए मैं अपना एक छोटा सा अनुभव भी आपके सामने पेश करना चाहूँगा। हालांकि हम हर अनुभव को भारत में इम्यूलेट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीज़ें तो हैं जो हम सोच सकते हैं। मैं भी हाल में यूएसए गया था, कैलिफोर्निया, और मैंने पहले भी जाता रहता था, मेरे बच्चे वहाँ पे हैं। इस बार मैं स्कूलों में चला गया, प्राइमरी स्कूल में गया, मिडिल स्कूल में गया, यूनिवर्सिटी में गया, स्टैनफोर्ड में गया, और तब मुझे दिखाई देने लगा कि किस प्रकार से किसी भी देश को विकसित बनाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ भी विकसित भारत की बात हम कर रहे हैं, किसी भी देश को विकसित बनाने के लिए शिक्षा कितनी बड़ी पूंजी है, और उस शिक्षा को इक्विटस बनाने के लिए किसकी कितनी भूमिका है। मैंने नीरज से कहा कि क्या मैं इस तरह की कुछ बातें यहाँ कर सकता हूँ। उन्होंने कहा ऑडियंस उस तरह की है कि आप कर सकते हैं। हालांकि ये भी कहा कि गांव के भी बच्चे आए हुए हैं, गांव के गार्जियंस आए हुए हैं, सिस्टर तो दिख रही हैं सुधा जी, लेकिन मुझे गांव के उस तरह के ऑडियंस दिख नहीं रहा है। इसलिए मैं करने जा रहा हूँ जो चीज़ें मैंने अनुभव की, देखी। प्राइमरी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज़्यादा तो नहीं हो सकता। हम तो यहाँ शानदार हॉल में खड़े हैं। हालांकि मुझे इस बात पर खुशी है कि इसकी परिकल्पना में जब लिवर में था तो हम लोगों ने किया था, लेकिन इतना शानदार बनेगा। मैं क्लासरूम ढूंढ रहा था, मुझे दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि हम चाहते थे कि नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट की तर्ज पे स्टेट लेवल इंस्टीट्यूट बनाया जाए, लेकिन एक अच्छा इंस्टीट्यूशन बना है। इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में अगर हम स्कूलों की अच्छी व्यवस्था नहीं करते तो इक्विटी की बात करना बेमानी हो जाएगा। क्या हमारे स्कूलों को विकसित भारत के सपने के साथ जोड़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था कर सकेंगे, कर पाएंगे? एक तरफ प्राइवेट स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर है और एक तरफ हमारे अपने सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर है। इस पर सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप में से अधिकांश प्राइवेट स्कूलों में पढ़े। मैं तो प्राइमरी में पढ़ा हूँ, उत्तर प्रदेश में टाट पर नीचे बैठ के पढ़ा हूँ, मिडिल में पढ़ा हूँ। हम लोगों ने तो बेंच पे तब पढ़ाई शुरू की जब मैं हाई स्कूल में पहुँचा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में। क्या उसके बिना हो सकता है? शुरुआत में हो सकता है क्या? बच्चे के दिमाग में जब वो टाट पर बैठ के पढ़ता है और जब वो छप्पर वाले स्कूल में पढ़ता है, उसी समय पता चल जाता है कि वो तो अभागा व्यक्ति है, रेचेड चिल्ड्रन। सीएम जोट का आर्टिकल था, रेचेड चिल्ड्रन। वो तो अभागा है, उसको तो लड़ना है, सब कुछ से लड़ना है। उसके पास भोजन भी ठीक से नहीं मिलता, किताबों के लिए उसके पास व्यवस्था नहीं है। सरकार कुछ किताबें दे देती है, समय पे दे देती, बहुत अच्छी बात है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना, क्योंकि शिक्षा का मतलब केवल पढ़ाई नहीं होगी, वह जो हम कहते हैं कि एक विकसित बनने के लिए हमारा मानसिक विकास, शारीरिक विकास, हमारा हर तरह का विकास, एक मनुष्य के रूप में विकास, उसमें आध्यात्मिक विकास भी कुछ लोग जोड़ते हैं। क्या हमारे स्कूलों में संभव है? मैंने वहाँ पर देखा कि उन स्कूलों का ढांचा और उन स्कूलों की जो पद्धति है, सिस्टम है, वो इस तरीके से है कि वो ऑलराउंड डेवलपमेंट बच्चों का प्राइमरी से वो शुरू कर देते हैं। स्पोर्ट्स के मैदान, खेल के मैदान, हम लोग तो खो खो वगैरह, कबड्डी वगैरह कभी खेल लें तो बड़ी बात है। पढ़ाई के लिए क्लासरूम उस तरीके से कि उसकी व्यवस्था हम सोच सकते हैं क्या, कर सकते हैं क्या? हमें सीखना पड़ेगा कि हम क्या कर सकें, ताकि जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उनके मन में टीस नहीं उठे कि उनके बगल में नॉट डेम एकेडमी है, या मैं तो पटना की बात कर रहा हूँ, या उस तरह के और इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ लद्दख कपड़ों में लदे हुए बच्चे स्कूल जाते हैं, बसों से जाते हैं, माँ बाप गाड़ियों से छोड़ते हैं। अब मैंने भी तो यही किया है, मेरे अपने बच्चे आए तो टाट पर नहीं बैठे। लेकिन क्या हम ऐसी व्यवस्था सोच सकते हैं, कर सकते हैं? तभी इक्विटी की बात आएगी। क्योंकि हमारा संविधान जब राइट टू एजुकेशन की बात करता है तो निश्चित तौर से हमें सोचना होगा।
कम्युनिटी की बात हम हमेशा करते हैं, क्योंकि जब कम्युनिटी का जुड़ाव नहीं होगा स्कूलों के साथ, कम्युनिटी सोचेगी सरकार करेगी और सरकार की अपनी प्राथमिकताएं हो जाती हैं, तो निश्चित रूप में अगर जुड़ाव नहीं होगा तो उसका सिस्टम बेहतर नहीं होगा। हम लोगों ने कुछ कोशिश करना शुरू किया था बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट में, और जो मैं देख के आ रहा हूँ, जो मैं पहली बार मैं कहूँगा कि जो मैंने देखा है, जो महसूस किया, जो अनुभव किया, फेडरल गवर्नमेंट की फंडिंग है, स्टेट गवर्नमेंट की फंडिंग है, लोकल गवर्नमेंट की फंडिंग है और कम्युनिटी का भी सपोर्ट है। हालांकि वहाँ भी दिखाई देता है इक्विटी का सवाल। अगर अफ्रीकन अमेरिकन एरियाज हैं, कम्युनिटी है, स्टेट्स हैं, सिटीज़ हैं, तो बट नेचुरल है कि कम्युनिटी के पास ऐसा सपोर्ट तो नहीं होगा। यदि कुपर्टिनो है, माउंटेन व्यू है, मतलब जिसको हम सिलिकॉन वैली कहते हैं, उसके सिटीज़ हैं, वहाँ तो प्रोफेशनल्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को भी बहुत पैसा मिलता है उनके प्रोफेशनल टैक्स से, और कम्युनिटी के पास भी कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए जिसे हम गवर्नमेंट स्कूल कहते हैं वहाँ पब्लिक स्कूल कहते हैं, और पब्लिक स्कूल का जो डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, स्कूल डिस्ट्रिक्ट, उसके आधार पे तय होता है कौन सा इलाका अच्छा है, कौन सी सिटी बढ़िया है। और आपको आश्चर्य होगा कि मकानों के दाम भी उसी से निर्धारित होते हैं। अगर अच्छा स्कूल डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ मकानों के दाम ज़्यादा होंगे, रेंट ज़्यादा होगा, कमज़ोर है तो कम होगा। तो उसकी अपनी सीमाएं, हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन क्या हम सोच सकते हैं कि हमारी कम्युनिटी स्कूलों से कैश के रूप में नहीं, भावनात्मक रूप से जुड़े, क्योंकि स्कूल उसके ज़िंदगी का एक पड़ाव है, एक अहम पड़ाव है। भले ही उसने उन स्कूलों में खुद कदम नहीं रखा, लेकिन बच्चों के माध्यम से वो भविष्य के सपने तो देख ही सकता है, क्योंकि शिक्षा ही वो कुंजी है, जैसा मैंने कहा, जो आगे बढ़ाएगी, जो विकसित भारत की नींव रखेगी। इसलिए इस चीज़ पे भी विचार करने की आवश्यकता होगी कि क्या हम कम्युनिटी को जोड़ने के लिए, भावनात्मक रूप से जोड़ने के लिए क्या करें। गरीब से गरीब व्यक्ति भी किस प्रकार से उससे, अब जैसे मैंने तो देखा कि खास दिन निर्धारित किए गए हैं वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, और स्कूलों में पिकनिक करते हैं बच्चों के साथ कम्युनिटी के लोग। मैंने कहा ऐसा क्यों होता होगा, मुझे बताने वाला कोई नहीं था, लेकिन अपने अनुभव से मैंने सीखा कि संभवतः यह भी समुदाय को भावनात्मक रूप से उस स्कूल से जोड़ने का प्रयास है। हमने फेसबुक पर इसको डाला, वीडियो डाला उसका, और मेरे एक मित्र जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं गुजरात कैडर में, वो स्कूल चलाते हैं, उन्होंने कहा कि व्यास जी मैं अपने स्कूल में इसको जरूर करना चाहूँगा। हमने देखा कि जो जिसको हम प्रिपरेटरी कहते हैं, जिसको हम नर्सरी कहते हैं, वहाँ ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाया जा रहा है, और मेरे जैसे ग्रैंड पेरेंट्स बच्चों के साथ गए हैं और बच्चे उनके लिए प्रोग्राम दे रहे हैं, डांस का प्रोग्राम, संगीत का प्रोग्राम। और मित्रों, मैंने हमारे जैसे लोगों को वहाँ थिरकते हुए देखा। हम तो नहीं थिरक रहे थे, जो हम तो थोड़ा भारत में रहे हैं तो थोड़ा हमको शर्म भी आती है, लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारे भारतीय थिरक रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। मैंने कहा ऐसा क्यों होता होगा, इस तरह के देश का क्या मतलब है। भावनात्मक रूप से बच्चों को परिवार से जोड़ने के लिए न्यूक्लियस फैमिली होती चली जा रही है, और बच्चे अपने दादा दादी को भी पहचान ले तो बड़ी बात है, अपने नाना नानी को तो खत भूल ही जाते हैं। क्या इस तरह की बातें हम सोच सकते हैं समुदाय के रूप में जोड़ने का, दादा दादी को भी जोड़ने का। पेरेंट्स को तो पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन की बात करते ही हम लोग, और शायद बिहार में भी सरकारी स्कूलों में इसके प्रबंध हुए हैं। लेकिन मुख्य बात यही है कि क्या हम वो समता स्थापित करने के लिए जो गैप है प्राइवेट स्कूलों और गवर्नमेंट स्कूलों के बीच में, उस गैप को भरने की कोशिश किस रूप में कर सकते हैं। दान के रूप में नहीं, मतलब दया के रूप में नहीं, अधिकार के रूप में। क्या सोचा जा सकता है क्या? अगर ये सोचा जाएगा तो जो विकसित भारत, चूंकि अमेरिका तो विकसित अपने को कहता है, विकसित है, बहुत सारे मायनों में दिखाई पड़ता है, लेकिन विकास का मतलब केवल आर्थिक उन्नति ही नहीं होती। विकास का मतलब होता है हमारी आदतें ऐसी होनी चाहिए,
एक दूसरे के प्रति हमारे व्यवहार में विकास झलकता है। मनुष्य के रूप में हम कितने बेहतर ढंग से दूसरे फेलो मनुष्य के साथ व्यवहार करते हैं, और वही शिक्षा का काम है। शिक्षा हमारे व्यवहार को मांझती है। ये सब तो जार्गन हैं जो हम लोग शिक्षा में काफ़ी सुनते आए हैं। इसलिए लेकिन जार्गन्स नहीं है, यथार्थ है। एक शिक्षित और अशिक्षित मनुष्य में कोई अंतर होता होगा तो अंतर ही होता होगा कि अगर हम हमारा व्यवहार सबके प्रति बराबरी का नहीं है, हम सबको स्पेस नहीं प्रोवाइड करते, नहीं देते, हम अपनी नाक ऊंची करके चलते हैं तो हम शिक्षित नहीं हैं। हम जब सबको बराबरी का बर्ताव करते हैं, हम हर एक के गरिमा का सम्मान करते हैं, हम हर एक को उसके काम के अनुसार महत्व देते हैं, यानी कि एल&टी के चेयरमैन की तरह कहते हैं कि 90 घंटे काम करना चाहिए, और इन्फोसिस के चीफ की तरह से, पूर्व चीफ की तरह से 70 घंटे काम करना चाहिए। 48 घंटे काम को मजदूरों ने लड़ के लिया। मई दिवस मनाया जाता है, ऐसे नहीं मनाया जाता, लड़ के लिया, क्योंकि मनुष्य का शरीर मशीन नहीं होता। तो जब तक हम मनुष्य के शरीर को मनुष्य नहीं मानेंगे, मशीन मानेंगे, तो शिक्षा का मतलब नहीं रहा। इसलिए शिक्षा हमारे व्यवहार को मांझती है, हमें बेहतर मनुष्य बनाती है। तो जब तक इन बिंदुओं पर फोकस करके हम नहीं सोचेंगे, तब तो इक्विटी का सवाल भी बेकार हो जाएगा। तब सोचेगा अच्छा वो दलित वर्गों के बच्चों को स्कूल लाया हमने, अरे वो मनुष्य को आप स्कूल ला रहे हो, बच्ची को ला रहे हो, क्योंकि उसकी बच्चा हो चाहे बच्ची हो, सबका शिक्षा के लिए बराबरी का अधिकार है। समाज के निर्माण का बराबरी का अधिकार है। संविधान लिंग के आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसकी गरिमा बराबर गरिमा है। चाहे वो पढ़ी लिखी हो स्त्री या नहीं पढ़ी लिखी हो, वो उसकी गरिमा उसी प्रकार से है, सबकी गरिमा का सम्मान। इसलिए शिक्षा हमारे व्यवहार को मांझती है। तो हम किस प्रकार से उसको इक्विटी के साथ जोड़ करके उस व्यवहार को बताएंगे। मैंने देखा हुआ स्कूलों में केयरिंग एंड शेयरिंग की बात बच्चों को सिखलाई जाती है। कब थैंक यू कहना चाहिए, कल तो अंग्रेजी के लोग हैं तो थैंक यू बोलेंगे, कब सॉरी बोलना चाहिए, यानी समाज में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये स्कूल से ही हम सीख पाएंगे। और तभी हम घर में भी उसको बरतेंगे, और घर में भी सीखेंगे तो स्कूल में उसको बरतेंगे। उससे घर भी सीखेगा, उससे स्कूल भी सीखेगा। तो क्या हम इन चीज़ों पर इक्विटी की अवधारणा के आधार पर विचार कर सकते हैं? तो मित्रों, मेरे पास इस सब का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि मैं तो डिजास्टर मैनेजमेंट का लंबे साल से काम कर रहा हूँ। जवाब तो आपको ढूंढना होगा। हम लोगों ने अपने समय में कुछ काम शुरू किए थे, तो लंबा समय बीत गया। नए फेज में, नए विकास के साथ, नई चुनौतियों के साथ जो हमने शुरू में कही, तो दिखाई पड़ रही हैं समाज में, उनके बीच में कैसे हम शिक्षा में उस बराबरी की बात जो संविधान में दी हुई है, और जिस संविधान पे आज की तारीख में खतरा भी उत्पन्न हो गया है, आज़ादी पर ही खतरा उत्पन्न हो गया है, शहीदों के बलिदान पर ही खतरा उत्पन्न हो गया है, उसको महत्व देने के सवाल पर ही खतरा उत्पन्न हो गया है। धर्म के नाम पे राजनीति या धर्म की तिजारत या आस्था की तिजारत के नाम पे क्या कुछ हो रहा है। क्या हम सोच सकते हैं कि अपनी शिक्षा को इन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए कैसे बना पाएंगे? चाहे बालक हो, चाहे बालिका हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, हम कैसे कर पाएंगे? हम कैसे शिक्षा में जो इतना ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में खर्चा हो रहा है और गवर्नमेंट सेक्टर में कम हो रहा है, कैसे खाई बढ़ती चली जा रही है, इस खाई को पाटने की कोशिश करें। लेकिन इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस कार्यक्रम के सफलता की शुभकामना भी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।